आज हम पढ़ेंगे 5 AM क्लब का डॉक्टर रॉबिन शर्मा द्वारा लिखा गया 5 AM क्लब का चैप्टर नंबर 6। हमने चैप्टर नंबर 5 तक ख़त्म कर दिया था, अध्याय 5 तक ख़त्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 और इसमें चैप्टर का नाम है एक उड़ान उत्पादकता, कला कुशलता और अपराजेयता के शिखर तक। चलिए स्टीव जॉब्स ने इसके बारे में क्या लिखा है चलिए जानते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी दूसरे के जीवन को जीने में व्यर्थ ना करें। हठधर्मिता में ना फंसे, अर्थात किसी अन्य के विचार अनुसार ना जिएं। किसी अन्य की सलाह के शोर से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाने ना दें। और सबसे अहम, अपने हृदय और मन की आवाज़ सुनने की हिम्मत रखें। वे किसी तरह जानते हैं कि आप सही में क्या बनना चाहते हैं। इन्होंने स्टीव जॉब ने कितनी अच्छी बात कही है। आप इस बात पर जो है ना गौर कीजिएगा। तो चलिए अध्याय की ओर। मैं बहुत थक गई हूँ, उद्मी ने किसी बूढ़े कछुए की भांति एक हाथ में कॉफी का कप लिए हुए कहा। यह यात्रा मेरी सोच से अधिक कठिन थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नई दुनिया में हूँ, जैसा मैंने तुम्हें कल कार्यालय में के बाद बताया था। मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, एक नई शुरुआत करने को उद्यत हूँ, पर मुझे असहज महसूस हो रहा है। मुझे कल रात नींद नहीं आई और हाँ, यह अनुभव हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। मुझे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। कलाकार ने कहा, मुझे इतनी सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों वीर आत्माएं उसी सभागार के बाहर खड़ी थी जहां जादूगर ने कल अपनी दिग्गज कुशलता का प्रयत्न किया और गिरते हुए कई दिल भी तोड़ दिए थे। अभी सुबह के 4:49 हो रहे थे। वह नहीं आएगा, कलाकार ने रूखेपन से कहा। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, साथ ही हाथ में सुर्ख लाल रंग की पट्टी थी। कल वाले ऑस्ट्रेलियाई जूते थे। उसने खाली सड़क पर थूका, फिर उसने आकाश की ओर देखते हुए अपनी बाह ऊपर की और मोड़ी। उद्मी ने नायलॉन का एक बस्ता कंधे पर लिया हुआ था। उसने आधी बाह का मखमली ब्लाउज, नई शैली की जींस और ऊंची एड़ी की चप्पल पहनी थी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि बेघर आदमी नहीं आएगा, उसने उपहासपूर्ण तरीके से कहा। मुझे उसकी घड़ी की परवाह नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह मुखर है, इसका भी कोई अर्थ नहीं कि वह मुझे मेरे पिता की याद दिलाता है। मैं थक चुकी हूँ। वह शायद सभागार में कुछ पल आराम करने आया था। उसे शायद 5 AM क्लब के बारे में जादूगर की प्रस्तुति से पता चला हो और वह निजी विमान शायद अपनी कल्पना की उपज हो। ये आपको कहानी अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप शुरू से वीडियो देखिएगा, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि नहीं समझ में आ रहा है तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इस कहानी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो उद्मी वापस संशय में थी और अपनी सुरक्षा की दीवारों के पीछे छिप गई थी। एक दिन पहले की आशावादिता धुंधली पड़ रही थी। तभी तीव्र प्रकाश अंधकार की दीवार को तोड़ता दिखाई पड़ा। दोनों सहगामियों ने एक दूसरे को देखा। उद्मी ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, शायद अंतर आत्मा की आवाज तर्क शक्ति से अधिक चतुर है, उसने खुद को समझाया। काले रंग में चमकती रोल्स रॉय एकदम से सामने पहुंची। एक व्यक्ति सादी सफेद वर्दी में गाड़ी से निकला और उन दोनों का अभिवादन किया। सुप्रभात महोदया। आपको भी महोदय। उनके वस्तुओं को गाड़ी में रखते हुए उसने बितानिया शैली में उच्चारण किया। वह आवारा कहाँ है? कलाकार ने देहाती तरीके से पूछा। वाहन चालक अपनी हंसी ना रोक पाए। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, महोदय क्षमा करें, श्रीमान रायली अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं। वे ऐसा तब करते हैं जब अप्रिय होने की जरूरत महसूस होती है। वे आमतौर पर विशिष्ट जीवन जीते हैं और जो कुछ वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने के आदी हैं। सही कहें
तो सब कुछ जो वे चाहते हैं, अतः वे कभी कभी ऐसी चीज करने देते हैं जिससे वे अपनी विनम्रता का परीक्षण कर सके। यह उनकी जनप्रिय साक्षात का हिस्सा है। श्रीमान रायली ने मुझे यह आपको देने को कहा था। वाहन चालक ने 2 लिफाफे निकाले। उन्हें खोलने पर उद्यमी और कलाकार ने ये शब्द पढ़े, और दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। कल आप लोगों को डराना मेरा मकसद नहीं था, मैं बस जमीन से जुड़ा रहना चाहता था। पसंदीदा दार्शनिक एपिक्टेटस ने लिखा था, पर ना ही बैल और ना ही कोई सज्जन एक बार में वह बन पाता है जो वह होता है। उसे कठिन मेहनत करनी पड़ती है और खुद को तैयार करना पड़ता है, और उसके लिए जो भी नहीं है उसमें खुद को जबरदस्ती धकेलना नहीं चाहिए। स्वैच्छिक असुविधा, चाहे वो पहनावे से हो जैसे मैंने किया, या एक सप्ताह के उपवास द्वारा हो, या 1 महीने में एक बार जमीन पर सोने से हो, मुझे मजबूत, अनुशासित और मेरे जीवन की आवश्यकताओं की ओर केंद्रित बनाते हैं। खैर, तुम लोगों का सफर सुहाना हो और मैं जन्नत में जल्दी ही मिलूंगा। आभार। वाहन चालक जारी रहा, कृपया ध्यान रखें कि भेष छलावा हो सकता है और पहनावा चरित्र नहीं बताता। कल आप एक महान आदमी से मिले थे। देखने से व्यक्ति के गुणों का पता नहीं चलता, शायद हजामत से भी नहीं। कलाकार ने रोल्स रॉय के पहिए पर लात मारते हुए कहा, श्रीमान रायली सभ्य और विनम्र होने के कारण वह कभी नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पर जिसे आपने अभी आवारा कहा वह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। बताइए, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उद्यमी ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। वाहन चालक ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, गद्दी से चमड़े की महक आ रही है। लकड़ी की नक्काशी ऐसी लग रही थी मानो हाथों से की गई हो। श्रीमान रायली ने बहुत साल पहले बहुत से उद्योगों में हाथ लगाकर अपनी किस्मत बनाई थी। वे आज की एक बहुप्रशंसित कंपनी के शुरुआती निवेशकों में से एक थे। श्रीमान रायली ने मुझे व्यावसायिक मुद्दों पर बात करने से मना किया था। मुझे आप लोगों को संभाल कर हैंगर 21 में लाने के निर्देश मिले थे। हैंगर 21? कलाकार ने पूछा, क्योंकि वहां के मात्र बड़े सितारे या अदाकार ही चला करते थे। चलिए आगे, नेक्स्ट पेज। आपको कहानी सुनने में मज़ा आ रहा होगा इस किताब के बारे में, और उतना ही इंटरेस्टिंग आप अपने जीवन को बना सकते हैं। तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देरी नहीं करते आगे बढ़ते हैं। वहीं पर श्रीमान रायली के जहाज़ों का बेड़ा रहता है, वाहन चालक ने बताया। बेड़ा? उद्यमी ने पूछा। उसकी खूबसूरत भूरी आंखें उत्सुकता से भर गई थी। हाँ, वाहन चालक को बस इतना बताने की ही आज़ादी थी। जब वाहन चालक ने सुबह की शांत सड़कों से गाड़ी भगाई तो एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कलाकार ने खोए हुए ही खिड़की से एक हाथ से पानी की बोतल बाहर निकाली। उसने बहुत सालों से सूरज को उगते हुए नहीं देखा था। बहुत खास, बेहद खूबसूरत, उसने स्वीकार किया। इस समय सब कुछ कितना शांत है, कोई शोर नहीं। हालांकि मैं थका हुआ हूँ, मैं फिर भी विचार करने की आवश्यकता में हूँ। चीजें साफ दिख रही है, कोई उलझन नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सो रही है। क्या तसल्ली है। सुबह सुबह उठने पर ऐसा ही महसूस होता है। दोस्तों, आप उठिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या महसूस होता है। सूरज की किरणें, दिन की सुनहरी छटा और मौके की शांति उसमें एक साहस भर रही थी। उद्यमी ने वाहन चालक का अध्ययन किया। तो अपने मालिक के बारे में कुछ बताइए, उसने बेचैनी से अपने यंत्र से खेलते हुए उससे विनती की। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, वे कई अरबों डॉलर के मालिक हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी संपत्ति दान कर दी। श्रीमान रायली मेरी जान पहचान में सबसे रोचक, दयालु और प्रेम से भरे व्यक्ति हैं। उनके पास अद्भुत इच्छा शक्ति के साथ सशक्त मूल्य जैसे ईमानदारी, दया, अखंडता और वफादारी है। और हाँ, वे जरूर ही बहुत अजीब हैं, मगर मैं ऐसा कहने की हिम्मत कर पाऊं जैसे कि बहुत से अमीर होते हैं। वह हमने देखा, उद्यमी ने हामी जताई। वैसे मैं जानना चाहूंगी आपको किस बात से अजीब कहने को मजबूर किया। आप देखेंगे, त्वरित जवाब आया।
रोल्स तुरंत ही निजी हवाई अड्डा पर पहुंच गई। श्रीमान रायली का कोई पता नहीं था। वाहन चालक ने हाथी के दांत के रंग के विमान की ओर पहुंचने के लिए गाड़ी तेज की से भगाई। जो भी रंग का था वह इसके पंखों की ओर था। बैंड मैडरीन नारंगी रंग में 5AC लिखा हुआ था। 5AC का क्या मतलब है? उद्यमी ने चिंता में अपना उपकरण कसकर थामते हुए पूछा। 5M क्लब प्रातः काल को अपना बनाए, उन्नत जीवन पाए। यह श्रीमान रायली के कई जीवन सूत्रों में से एक है, जिसके तहत कई कारोबारी हित स्थापित है और सब दुख के साथ मुझे यहाँ आप लोगों को अलविदा करना होगा। उसने सामान को विमान में रखने से पहले कहा। दो सलीजे सदस्य धातु की सीढ़ियों के पास खड़े थे जो अंदर कक्ष की ओर जाती थी। सुनहरे बालों वाली एक महिला परिचारिका ने उद्यमी को गर्म तौलिया और चांदी की थाली में कॉफी पेश की। दो ब्रोए उतरो। उसने रूसी में उनका स्वागत करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वाहन चालक विमान में आवाज लगाकर वापस गाड़ी में चला गया। श्रीमान रायली को मेरा अभिवादन दीजिएगा और मॉरिशस का आनंद उठाइएगा। मॉरिशस सहगामियों ने आश्चर्य जताया, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह अविश्वसनीय है, कलाकार ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। मॉरिशस? मैं हमेशा से उस द्वीप पर जाना चाहता था और मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है। वहाँ बहुत चहल कदमी रहती है, फ्रांसीसी स्वाद, दिलकश सुंदरता और जैसा कि लोग कहते हैं दुनिया के सबसे खुशहाल और मिलनसार लोग वहाँ रहते हैं। मैं भी आपे से बाहर हूँ, उद्यमी ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा और झरोके से बाहर झांका। उसने विमान चालकों को पढ़ने की कोशिश की जब वे विमान को उड़ाने से पहले और औपचारिकताओं में लगे हुए थे। मैंने भी सुना है कि मॉरिशस बहुत खूबसूरत है और वहाँ के लोग बहुत मददगार, मित्रपूर्ण और आधुनिक रूप से आध्यात्मिक हैं। एक बेहतर उड़ान की शुरुआत के बाद वह सब पहले दर्जे का विमान बादलों में खो गया। एक बार काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद महंगी शैंपेन परोसी गई, मछली के व्यंजन की सुझाव दिया गया और विविध व्यंजनों की अनुशंसा की गई। उद्यमी को किसी परिलोक जैसा अनुभव हो रहा था और अब उसका अपने निवेशकों द्वारा कंपनी छीन लिए जाने पर गुस्सा कम हो गया था। सच में 5AM क्लब के बारे में जानने और उसके दर्शन को समझने के लिए छुट्टी लेने का यह सही समय नहीं था। यह शायद यही सही समय था अपनी वास्तविकता से निकलकर खोजने का कि कैसे सबसे कामयाब प्रभावी और खुश लोग अपना दिल शुरू करते हैं। शैंपेन के कुछ घूंट लेने के बाद उद्यमी ने एक चलचित्र यानी वीडियो। फिर वह गहरी नींद में सो गई। कलाकार माइकल एजेलो फियोरेंतीनो एट राफेल द अर्बिनो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन द वेटिकन नाम की किताब पढ़ रहा था। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना प्रसन्न था। विमान ने नीचे उतरने की तैयारी की। विमान उतनी ही आसानी से उतरा जितनी आसान यात्रा थी। बिएनवेनुए और इले मॉरिस। कप्तान ने नई हवाई पट्टी पर उतरने के बाद घोषणा की, मेर्सी बेवकूफ मॉरिशस और श्री शिबू सागुर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। आकाश में अपने रहने के अनुभव के आत्मविश्वास से ओतप्रोत वह जारी रहा। आप दोनों खास मेहमानों के साथ यात्रा का अनुभव सुखद रहा, जैसा कि श्रीमान रायली के निजी सहायक से पता चल रहा है। आपसे कुछ दिनों के बाद मुलाकात होगी। हमारे साथ उड़ान भरने के लिए पुनः धन्यवाद और हमें आशा है कि आपकी यात्रा शानदार, बेहतरीन और सबसे अहम सुरक्षित रही होगी। जैसे ही विमान परिचारिका ने अपने खास मेहमान उतारे, एक काली चमकीली SUV आकार खड़ी हुई। उसका सामान थोड़ी देर में आ जाएगा।
चिंता की कोई बात नहीं है, इसे श्रीमान रायली के समुद्र तट वाले स्थान पर आपके मेहमान कक्ष में पहुंचा दिया जाएगा। उसने शानदार स्वरमान और ईमानदारी के भाव से कहा। यह सब कितना अमीरों वाला है, उद्यमी ने अपनी कुछ तस्वीरें लेने के बाद कहा। जरूर, कलाकार ने अपनी तस्वीरें के बीच आकर आइंस्टाइन की चर्चित तस्वीर की तरफ जीभ बाहर निकालते हुए कहा। उसके अंदर का बचपना जग जुगा था। जैसे जैसे रेंज रोवर राजमार्ग पर चल रही थी, गन्ने के ऊंचे जत्थे हिंद महासागर से आ रहे हवा के झोंके से लहरा रहे थे। शांत वाहन चालक के ने सफेद रंग की टोपी लगाई हुई थी, जैसे कि आप किसी 5 सितारा होटल में देखते हैं, और एक खाकी रंग की वर्दी जो परिष्कृत पेशेवर ढंग का परिचायक थी। हालांकि वाहन चालक वृद्ध था, पर वह वाहन सड़क के किनारे किसी युवा के सटीक दृष्टिकोण से चला रहा था। उसका ध्यान अपने यात्रियों को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने पर था। वे कुछ छोटे गांवों से गुजरे जहां शहर समय ठहर गया था। गुलबहार की बेलों से सड़कें खिली हुई थी। आवारा कुत्ते बीच सड़क पर राजा की तरह पड़े थे और बच्चे घास के मैदान पर खेल रहे थे। समय समय पर मुर्गों की बांग सुनी जा सकती थी और बुजुर्ग लोग टूटे हुए दांतों के साथ साधारण ऊनी टोपी लगाए पुरानी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था मानो उनके पास ढेर सारा समय हो, जो जीवन की कठिनाइयों से हारे हुए और फिर भी जीवन जीने का अनुभव से पूर्ण थे। चिड़ियों का चहचहाना मधुर लग रहा था, जबकि रंग बिरंगी तितलियां चारों तरफ उड़ रही थी। एसयूवी एक ऐसे समुदाय से गुजरी जहां एक पतला दुबला बच्चा ऊंची साइकिल चला रहा था। वहीं एक दूसरी जगह किशोरी कन्याओं का एक समूह संकरी मगर व्यवस्थित सड़क पर खेल रहा था और खाकी रंग की पतलून में घूम रहे एक आदमी का पीछा कर रहा था। द्वीप पर सभी कुछ समय के साथ चलता नजर आ रहा था। लोग खुश दिख रहे थे। वे एक उज्जवल तेज से चमक रहे थे, जो साधारण व्यस्त मशीन प्रभावित और कभी कभी आत्मविहीन जीवन में जो हम में से अधिकतर लोग महसूस करते हैं, मुश्किल से दिखाई पड़ता है। समुद्री किनारे अत्यंत ही सम्मोहक थे। बगीचे अत्यंत शानदार थे। किसी मनोहरी चित्र सम्मान दृश्य पर्वतों की श्रृंखला से भरे हुए थे, मानो कोई 16वीं शताब्दी की फ्लोरेंस की कलाकृति हो। आप वहां पर संरचना देख रहे हैं। वाहन चालक ने खामोशी को तोड़ते हुए एक पर्वतीय निर्माण के एक ऊंचे शिखर की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसे पीटर बोथ कहते हैं। यह मॉरिशस की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। उस पर वह शिखर देख रहे हैं, वह एक मनुष्य के सर जैसा है ना? उसने ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। हाँ जरूर, कलाकार ने जवाब दिया। जब हम प्राथमिक शाला में थे, वाहन चालक ने अपनी बात जारी रखी, हमें एक ऐसे मनुष्य की कहानी सुनाई गई थी जो पर्वतीय आधार के समीप से हो गया था। वह अजीब आवाज़ों को सुनकर उठा और सामने परियों को देवदूतों को नाचते पाया। इन जीवों ने उन्हें निर्देश दिया कि वह ये सब किसी से ना बताएं, नहीं तो वे उसे पत्थर में बदल देंगे। उसने स्वीकार कर लिया, पर अपनी रहस्यमयी अनुभव की उत्तेजना को संभाल ना सका और अपना वादा तोड़कर इसके बारे में अपने बहुत से अच्छे मित्रों को बता दिया। उदास होकर परियों और देवदूतों ने उसे पत्थर में बदल दिया और उनका सिर, जिसे आप दोनों अभी देख रहे हैं, सूजन से फूल कर इतना ऊपर शिखर पर आ गया। वह लोगों को अपने वचन के पालन की प्रेरणा देता है। एसयूवी एक अन्य समुदाय से होकर गुजरी। छोटे से लाउड स्पीकर पर संगीत बज रहा था और 2 बच्चे और 3 बच्चियां अपने सिरों में सफ़ेद और गुलाबी फूल लगाकर खुशी से नाच रहे थे। एक कुत्ता विनम्रता से पीछे भौंक रहा था। बढ़िया कहानी है, उद्यमी ने टिप्पणी की। उसने अपनी खिड़की खोली और उसके भूरे बाल हवा में उड़ने लगे। उसका शीशन भरा चेहरा अब मुलायम लग रहा था। वह अब शब्दों को और धीरे से उच्चारित कर रही थी। एक अप्रत्याशित शांति उनकी आवाज़ से उभर रही थी। उसका एक हाथ गद्दी पर कलाकार के हाथ से बहुत दूर नहीं था। मार्क ट्वेन ने लिखा था, पहले मॉरिशस और फिर स्वर्ग बना।
और स्वर्ग ने मॉरिशस की नकल उतार ली। वाहन चालक ने भी गर्माहट से समझा किया। ऐसा कहकर वह किसी उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष की तरह प्रफुल्लित दिखाई पड़ रहा था। मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, कलाकार ने कहा। उसका गुस्सैल पुरुष का व्यक्तित्व अब चिंतामुक्त, बेफिक्र और सहज व्यवहार में तब्दील हो गया था, और यहाँ की आबोहवा में मेरे अंदर कुछ गहन रचनात्मक हलचल कर रही है। उसने कलाकार को आम समय से अधिक देखा। फिर वह बाहर सागर को देखने लगी। हालांकि बेचैन, पर वह हल्की मुस्कान को बिखरने से रोक न सकी। वाहन चालक से एसयूवी के फोन पर विनम्रता से कहते हुए सुना जा सकता था। 5 मिनट दूर उसने फिर अपनी सवारियों को सोने से बनी प्लेट्स दी। कृपया इन्हें पढ़ें, अब उसने उन्हें बताया। बेशकीमती धातु पर 5 कथन खूबसूरती से उभरे गए थे। उन प्लेट्स पर निम्न बातें लिखी थी। देखिए, 5 बातें लिखी थी उन प्लेट्स पर, जो ये लिखा हुआ है। पहला नियम, व्याकुलता का नशा उसके रचनात्मक उत्पादन का अंत है। साम्राज्य निर्माता और इतिहास रचयिता भोर होने से पहले उस शांति में जो जटिलता के चंगुल से परे हैं, खुद को विश्वास स्तरीय दिल की तैयारी के लिए 1 घंटा देते हैं। कितना बड़ा बात है। वाहनों में कोई प्रतिभा नहीं, केवल इसलिए कि अपने जल्दी उठने की आदत को पहले स्थापित नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे अभी नहीं कर सकते। अपनी युक्तियों को जारी करें और याद रखें कि जब समय के साथ छोटे दैनिक सुधार लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। सभी परिवर्तन पहले कठिन, मध्य में उलझन भरे और अंत में शानदार होते हैं। अभी आपको जो कुछ भी आसान लग रहा है वह आपको पहली बार कठिन लगा होगा। लगातार अभ्यास के साथ सूरज के साथ उठना आपके लिए सामान्य और स्वचालित हो जाएगा। सिर्फ 5% उत्पादकों जैसे परिणाम के लिए आपको वह काम शुरू करना चाहिए जो 95% लोग करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आप जीना शुरू करेंगे, बहुमत आपको पागल करेगा। याद रखें कि पागल घोषित होना महानता की कीमत है। नियम 5वां, जब आप आत्मसमर्पण करने की चाहत महसूस करें तो भी जारी रहें। जीत बेचैन लोगों को ही हासिल होती है। वाह, क्या बात है। समुद्र किनारे हल्के सफेद रंगों के घरों के बीच बहुत पहुंचकर गाड़ी थोड़ी धीमी हो जा गई। एक घर के धूल भरे रास्ते पर एक ट्रक खड़ा था। एक घर के सामने कुछ बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए खेल रहे थे। सागर हरा और नीला दोनों ही रंगों में दिख रहा था, जिस पर जमी सफेद झाग रेत पर सस की आवाज के साथ पहुंच रही थी। हवा में समुद्री महक घुल रह चुकी थी और फिर भी उसमें शहद की सी मिठास और दालचीनी का आभास मिला हुआ था। एक किनारे पर एक दुबला पतला आदमी संता क्लॉज जैसी दाढ़ी के साथ पतलून ऊपर किए किनारे पर एक दुबला पतला आदमी संता क्लॉज जैसी दाढ़ी के साथ पतलून ऊपर किए परिवार के लिए मछली पकड़ रहा था। सूरज डूबने वाला था। एक खूबसूरत सुनहरी छटा, हल्की पीली रंग की परछाई पन्नी में बिखर रही थी। चिड़ियां अभी भी चहचहा रही थी, तितलियां अभी भी उड़ रही थी। यह सब काफी जादुई था। हम आ गए, वाहन चालक ने आंतरिक फोन व्यवस्था के माध्यम से अंदर सूचना दी। बाहर से धातु के तारों के माध्यम से उंगली जीवों को अंदर आने से रोकने के लिए घेराबंदी की गई थी। धीरे से दरवाजा खुला। एसयूवी धीरे से दोनों तरफ लोग गुलबहार, उड़हल, गुलचीन और कर्णफूल के फूलों के बीच से गुजरी। वाहन चालक ने अपना दरवाजा खोला, जिससे समुद्री झोंकों के साथ ताजे गुलाब में चमेली की खुशबू के मिश्रण सी महक नथनों में भर गई। माली पेशेवर कपड़ों में हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे थे। एक ने बोंचौर चिल्लाकर अभिवादन किया, दूसरे ने भी बोंचौर कहकर अभिवादन किया। जिसके बगल में 2 बत्तखें पत्थर पर फुदक रही थी।
आरपति का घर काफी शानदार था। इसकी संरचना किसी अंगूर बाग की कोठरी के स्वीडन के गांव के झोपड़े के साथ समन्वय जैसी थी। यह अत्यंत खूबसूरत और पूरी तरह से निजी था। एक बहुत बड़ा बरामदा घर के पिछले हिस्से से समुद्र तक फैला था। एक मिट्टी में सनी पहाड़ी मोटरगाड़ी दीवार पर झुकी खड़ी थी। लहरों पर तैरने की तख्ती भी वहीं पास ही पड़ी थी। फर्श से छत तक फैली खिड़की स्थापत्य कला की प्रतीक थी। अधिक कीमती फूल सलीके से लगाए गए थे, जिनके किनारे एक मेज पर मखमल और ताजे नींबू की चाय अदरक के कुछ टुकड़ों के साथ रखी हुई थी। सूरज की डूबती छटा से सुसज्जित फर्श किसी पवित्र पत्रिका के आवरण चित्र की भांति था। उन सब के बीच एक आदमी दूध के रंग की रेत पर अस्थिर खड़ा हुआ था। वह व्यक्ति एफिल टावर की भांति लंबा था, बिना कमीज, गेहुआ रंग और एक ढीला पैजामा, पीले रंग की सैंडल और बेहद आकर्षण धूप के चश्मे जैसा कि आप रोम में बिया की कांदोती से खरीदोगे। वह अफ्रीकी आकाश में किसी सितारे की भांति समुद्र की ओर निकल पड़ा। वहां उद्यमी ने इशारा करते हुए कहा, आखिरकार हम अपने मेजबान से मिलेंगे, मशहूर श्रीमान रायली। यह ऊर्जावान तरीके से लकड़ी की सीढ़ियों पर चल पड़ी जो नीचे समुद्र तट की ओर जाती थी। वे देखो, वे रहे पानी के पास किरणों में डूबे हुए और जीवन को जीते हुए। बताया था ना वे खास से। मुझे खुशी है कि मैंने अपने मन की आवाज़ सुनी और इस रोमांच को चुना। वे अपने शब्दों के धनी और बेहद सुसंगत हैं। उन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। वे हमें जानते भी नहीं और फिर भी हमारी मदद को उद्यत है। मुझे कोई शक नहीं कि वे हमें उबारेंगे। तुम थोड़ा जल्दी करोगे। उसने अपने धीमे सहगामी को तेज चलने को प्रेरित किया। मैं श्रीमान रायली को कसकर गले लगाना चाहती हूँ। कलाकार ने हंसते हुए अपनी काली कमीज निकाले। उसकी बड़ी सी तोंद और आम जैसे पुरुष स्तन थे। मैं भी उसने अपनी कहीं बात को निभा कर दिखाया। यार, मुझे भी कुछ सूरज की रोशनी चाहिए। कलाकार आदमी के करीब पहुंचते हुए धीरे से फुसफुसाया। उसने तेज सांसें ली। जैसे ही वे दो मेहमान उस सख्त की और सागर की तरफ चले, उन्होंने पाया कि उनकी नज़र में और कोई घर नहीं है, एक भी नहीं। केवल कुछ लकड़ी की पुती हुई कश्तियाँ थी और सूरज को चुम्बती ऊंची इमारतों के इर्द गिर्द किसी भी मनुष्य के होने का साक्ष्य नहीं था। श्रीमान रायली, कलाकार ने रेत में भूख से पीड़ित होकर चिल्लाया। यह छवि उसी अवस्था में स्थिर थी जैसे एक दरबान की, और जो शाही मोटरगाड़ी में उनके आने का इंतजार कर रहा था। श्रीमान रायली, उद्यमी ने प्रेम से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह आदमी सिर्फ समंदर में देख रहा था और फुटबॉल मैदान जैसे बड़े जहाज के डिब्बे पूरे क्षितिज में बिखरे हुए थे। कलाकार तुरंत ही उस व्यक्ति के पीछे जाकर खड़ा हो गया और 3 बार हल्के से उसके बाएं कंधे पर थपकी दी। तुरंत ही वह व्यक्ति पलटा। दोनों मेहमान चौंक गए। उद्यमी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कलाकार थोड़ा पीछे हटा और रेत में गिरते गिरते बचा। दोनों को अपने देखे पर भारी आश्चर्य हुआ। वह जादूगर था। अब 6 अध्याय खत्म होता है। श्रीमान रायली जी समुद्र के किनारे नहीं थे। वो कौन था? जादूगर था। कौन जादूगर? जो जादू दिखा रहे थे वो वही। तो इस कहानी के बारे में बता देता हूँ, जो इतना ख़त्म हो गया है, लगभग 53 पेज ख़त्म हो गया था। इस कहानी में जो है एक उद्यमी थी। उद्यमी यानी कि एक बिजनेसमैन कर रही थी। खतरनाक कारनामा में जो है एक बिजनेसमैन जो है लेडीज़ थी, उनका नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। वो तो है मतलब कि अपने बिजनेस मतलब कि बहुत ही उसको प्रॉब्लम हो गया था बिजनेस में, तो वो जहर खाने वाली थी। तो उसकी मम्मी ने क्या है उसके लिए टिकट रख दिया था, और उनकी मम्मी ने जो बोला था कि तुम टिकट देख लेना, उस जादूगर के यहाँ जाना और तुम देख लेना। तो उसने क्या, चलो ऐसे भी मरना है तो जादूगर तो जादू का टिकट ही है, तो उसने जादू का टिकट लिया और जादू देखने के लिए चली गई।
आज जादू देखने के बाद जादू दिखाने वाला दिखाया, उसने बहुत अच्छी सी बात कही, उतना डिटेल में नहीं याद, लेकिन इसमें आप अध्याय फर्स्ट में देखिए, सुनिएगा तो आप जादू के बारे में बताया हुआ है। और जादूगर क्या होता है, अंतिम में जादूगर का जो है फिसल जाता है पैर, वो गिर जाता है, तो उनके मुंह से पता नहीं कुछ निकलता है। उसके बाद सीन वहाँ से जब जादू ख़त्म होता है तो बाहर निकलता है, तो बाहर आने के बाद यही जो श्रीमान रायली जी भिखारी के रूप में मिलते हैं, जिनके हाथ में घड़ी होता है, और वो उनसे बात करते हैं। और एक और आदमी होता है जिसको अजनबी बताया गया है, वो पुरुष है, वो जो है इन्हीं महिला के साथ में दोनों मिलके, मतलब कि वो भिखारी जो बने हुए थे उससे मिलता है, और वही बताते हैं आने के लिए 5 AM क्लब के बारे में जुटने के लिए बोलते हैं। तो वही, और तो सुबह में आने के लिए बोलते हैं, तो वह दोनों जो है सुबह में उठता है और आकर यहाँ पर मिलता है। लेकिन सुबह में उठता है 5 बजे, और वही 5 बजे आकर क्या, जहाँ जादू दिखाया था, जादू देखने के लिए आया था, वहीं पर आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उसको उसके लिए रोल्स रॉय आता है गाड़ी दोनों को ले जाने के लिए, तो उसे हवाई अड्डा तक जाते हैं, वो दोनों को लेकर जाते हैं बात करते हुए ड्राइवर के साथ। उसके बाद जहाज़ के पास जाते हैं, जहाज़ क्या है, उड़ान भरता है मॉरिशस के लिए। मॉरिशस पर जहाज़ रुकता है, उसके बाद वहाँ से क्या है, वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ते हैं, और फिर गाड़ी पकड़ने के बाद डायरेक्ट ये समुद्र के किनारे आ जाते हैं। आप कहानी शुरू से सुनिएगा तो इतना मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कहानी। तो आज अध्याय 6 खत्म हो गया, कल अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 7 में लिखा है बदलाव की तैयारी जन्नत में शुरू होती है। कल इसको हम पढ़ेंगे और आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है भाई।